दोस्तों, रूमी का कोई नहीं होता है। रूमी एक गाय पालती है। रूमी के पास बहुत घमंड होता है, लेकिन रूमी का गाय एक बछड़ा को जन्म देती है। रूमी और घमंडी हो जाती है। क्यों री, सारी दूध अपने बच्चे को ही पिलाओगी या मुझे भी? मैं तुझे ताजा ताजा घास खिलाती हूँ और तुम सारा दूध अपने बच्चे को पिलाती हो। मैं यह बच्चा को जंगल में छोड़ के आ जाऊंगी एक दिन। रूमी अपने गाय का बच्चा को जंगल में छोड़ आती है। वह बच्चा बहुत रो रही थी अपनी माँ को याद कर कर के। वह गाय का बच्चा जंगल से निकलकर अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते एक गांव की सड़क में पहुँचती है। तभी एक कार में बैठी महिला अपने कार से वह बछड़ा को धक्का मार देती है और बछड़ा घायल हो जाती है। तभी वह सड़क से एक गरीब चरवाहा गुजरता है। वह देखता है कि एक बछड़ा सड़क के बीचों बीच घायल पड़ा है। यह देख के वह गरीब चरवाहा वह बछड़ा के पास चले जाता है और उसका सेवा करने लगता है। अरे रूमी बहन, एकदम तुम बुद्धू हो। गाय अपने बछड़े को देखती है तभी दूध देती है। कहाँ छोड़ के आई हो अपने बछड़े को? जाकर लेके आओ, तभी दूध देगी गाय। और तो और, गाय की बछड़ा भी तो बच्चे देगी ना। जाओ जाकर लेके आओ। 2 साल में 4 बछड़े हो जाएंगे तुम्हारे पास। दूध की बलबलाहट। रूमी को समझ में अब आ जाता है। वह अपने गाय के बछड़े को लाने के लिए जंगल की ओर जाने लगती है। वह गरीब चरवाहा का नाम होता है राजेश। राजेश वह बछड़ा को बहुत देखभाल करता और अपने साथ ही सुलाता, अपने साथ ही खिलाता पिलाता। वह गाय की बछड़ा भी बहुत खुश। यहीं पर तो छोड़ के गई थी अपने बछड़े को। सारे जानवर दिख रहे हैं लेकिन मेरे बछड़े नहीं दिख रहा। कहाँ है वो? पूरे जंगल छान मार गई मैं। पूरी तरह से थक गई हूँ बाबा। रूमी अपने गाय की बछड़ा को ना पाकर बहुत उदास हो जाती है और थक हार के वह अपने घर की ओर जाने लगती है। वह गाय का बच्चा का नाम रखता है राजेश मुन्नी। मुन्नी के साथ राजेश भोजन कर रहा होता है और बाहर से एक आवाज आती है। अरे वो राजेश, छुप के कहाँ बैठा है? बाहर आओ और मेरे पैसे दो मुझे। राजेश, मैं और मेरे पति तुम्हें पहले ही चेतावनी दिए थे कि तुम यह घर छोड़ दो या तो फिर पूरे पैसे दो। वैसे भी तुम मेरा सौतेली सास का बेटा हो, अपना नहीं हो, समझा? राजेश बहुत दयालु था। वह सभी को अपना मानता था, लेकिन राजेश को कोई भी अपना नहीं मानता था सिवाय मुन्नी के। अपने भाभी की ऐसी बातें सुनकर राजेश मुन्नी को लेकर वह घर से चला जाता है कहीं बाहर। उसके भैया और भाभी बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि यह घर को बेचकर बहुत पैसे मिलेंगे। जैसे ही मुन्नी को लेकर राजेश गांव से निकलने वाला होता है, गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और राजेश को मुन्नी समेत रोक लेते हैं और उसके भाई को बुलाते हैं। क्या हुआ गाँव वालों, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है और सारे लोग इकट्ठा क्यों हुए हो? अरे यहाँ पे तो राजेश, इसको जाने दो, गाँव से हटाओ इसको। तभी वह गांव के मुख्य आदमी बोलता है। रमेश, राजेश तुम्हारा भाई है, मानता हूँ कि सौतेला है, लेकिन जहाँ तुम रहना चाहते हो वो तो राजेश का ही जमीन है। रमेश, पूरे गांव वालों को पता है कि वह जमीन और वह घर राजेश की माँ खरीदे अपना खून पसीना एक करके। उसके बाद तुम्हारे पिता से वह विवाह किया, क्योंकि राजेश की माँ के पास किसी का सहारा नहीं था, इसलिए उसे विवाह करना पड़ा। उसके बाद तुम्हारे पिता भी दूसरी विवाह कर ली जिससे तुम पैदा हुए हो। सारा जमीन राजेश की माँ की है। मेरा भाई बनेगा ये। उतना ही दया आ रहा है तो ये भिखारी को अपना भाई बना लो और अपने घर में रखो। मैं कोई जमीन जायदाद नहीं देने वाला इस भिखारी को। बहुत मनाने के बाद भी रमेश नहीं मानता है। फिर राजेश को अपने मुन्नी को लेकर जंगल की ओर जाना ही पड़ता है, क्योंकि रहने के लिए गांव में जगह नहीं होती। रूमी की गाय रोज बाहर निकलती और अपने बेटी का इंतजार में खड़ी होती घंटों भर। यह सारा चीज रूमी देख पाती थी। उसे बहुत पछतावा भी होता था कि वह क्यों बछड़ा को अलग कर दिया गया। जंगल पहुंचने के बाद राजेश फुट फुट कर रोने लगता है। यह देखकर मुन्नी बछड़ा राजेश से कहती है, राजेश मत रो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा परिवार हूँ और यह जंगल आज के बाद हमारे परिवार ही तो है। अरे 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 मुन्नी, तुम तो इंसानों के भांति बोलती हो। इतने दिन तक चुप क्यों थी, ये बताओ पहले। अरे बाप रे, तुम तो मेरा सारा भाषा समझ रही हो, है ना मुन्नी? राजेश मुन्नी को इंसानों की भांति बोलता देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है।
ऐसा ही समय गुजरता रहा जंगल में मुन्नी और राजेश का। जंगल में रहते रहते राजेश और मुन्नी का लगभग 19 साल हो चुके थे। अब मुन्नी भी बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसे राजेश रोज ताजा ताजा घास खिलाता और बहुत खुश होता। यह सारा घास खाकर तुम अपना पेट भर लो मुन्नी, मैं जा रहा हूँ फल ढूंढने। अपने लिए ज्यादा मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए भी लेते आऊंगा, ठीक है? मुन्नी गाय को घास देकर जैसे ही राजेश जंगल की ओर जाने लगता है, मुन्नी गाय जादू करती है। आज मैं 20 साल की हो गई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। राजेश जी अपना असली रूप में आ गाय की कोख से जन्म लिए हुए मेरा आज 20 साल हो गया है राजेश जी, और आप मेरे पति हैं। इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहती। एक बहुत बड़ा खुशहाल गांव हुआ करता था और वह गांव में सैकड़ों नाग और नागिन रहा करते थे, और वह गांव के राजा और रानी मेरे माता पिता हुआ करते थे। मेरे माता पिता और तुम्हारे माता पिता एक दूसरे का मित्र हुआ करते थे, इसलिए हम दोनों की विवाह करा दिया जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है, अब यह गांव को कौन संभालेगा, किनके भरोसे रहेंगे? तुम अपने माता पिता की इकलौती वारिस हो। यह गांव अब तुम्हारे नाम है। तुम्हारे माता पिता गुजर चुके हैं। अमृता, होश में आओ, यह रोने की समय नहीं है। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अमृता मेरे पसंद के नाग से विवाह की है, वो मेरा हक छीनी है पिताजी। मैं भी उसका हक छीनूंगी, पूरे गांव की महारानी मैं बनूंगी पिताजी। बस एक बार वह मणि मेरे हाथ लग जाए पिताजी, उसके बाद यह गांव तो क्या पूरे संसार की रानी मैं बन जाऊंगी पिताजी। राजेश अगले जन्म में नाग था, यह सुन के आश्चर्यचकित रह जाता है। और अमृता नागिन। वह कहानी बताते ही जा रही थी कि अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश बहुत तेज होती है, इसलिए अपने आप को नागिन बनाती है। अमृता इच्छाधारी नागिन थी। वह नागिन बनने के बाद आगे चलने लगती है और राजेश को इशारा करती है अपने पीछे की ओर आने के लिए। राजेश जी ठहर जाइए, यहीं रुकनी है। यह देखो आज पूनम की रात भी है। राजेश अब राजेश नहीं ध्रुव है। यह स्थान हमारे मिलने की अनोखा जगह हुआ करता। हाँ मुन्नी, नहीं अमृता, जो भी हो, यह स्थान से मुझे ऐसा लग रहा है कि जन्मों जन्म का रिश्ता है। मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अमृता। अमृता फिर से राजेश को कहानी बताने लगती है कि उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ है और किसने ये सब किया है। राजेश सुनता। अमृता मेरी प्रिय सखी, यह दुख के समय में मैं तुम्हारा पूरा साथ देना चाहती हूँ। अमृता रो मत, दुखी मत हो, मैं तुम्हारा सिंहासन संभालूंगी। ये कैसी बातें कर रही है अमृता? तुम्हारी मित्र कनक ये सिंहासन संभालेंगे? तुम अपने माता पिता की इकलौती वारिस हो और नागमणि और सिंहासन तुम ही संभालोगे अमृता। ध्रुव जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कनक के बारे में? कनक मेरी बहुत अच्छी मित्र है, वो सिंहासन संभालेगी। वो हमेशा मेरे भले के लिए ही सोचती है, बुरा नहीं है वो। मैं फैसला ले चुकी हूँ, कनक सिंहासन संभालेगी और हम दोनों पति पत्नी मिलकर नागमणि का रक्षा करेंगे। फिर क्या कनक पूरा सिंहासन संभाल ली थी या फिर कुछ गद्दारी की थी? मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, आगे की कहानी सुनाओ। अमृता तुम मेरे पसंद के नाग से विवाह की हो, थोड़ा से भी नहीं सोची मेरे बारे में। शनि को अमृता और अमृता के पति को कारागार में डाल दो, यह सिंहासन की रानी मैं हूँ। कनक कितना बदल जाएगी, मैं बिल्कुल भी नहीं सोची थी। और हम दोनों को वह कारागार में डाल देती है। एक सैनिक रहता है, हम लोग खुशी खुशी दोनों कारागार तक तो चले जाते हैं। लेकिन नहीं अमृता तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ और खुश कर सकती हूँ। मेरे पास नागमणि भी है, अगर तुम ध्रुव से मेरा विवाह करवा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फू है तेरे ऊपर कनक, तुम पे कितना भरोसा की अमृता और सिंहासन दी, और तुम। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन तुमसे विवाह करना पसंद नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। ठीक है, तब मैं सैनिकों से कहकर तुम्हें मरवा दूंगी और तुम मर जाओगे। नाग रानी कनक की जय हो। अमृता के पति ध्रुव को मार दिया गया है और इस कारण अमृता पागल हो गई है। कुछ ऐसा ही चीज की उम्मीद थी मुझे। जाओ और जाकर बड़े दूर जंगल में दोनों को फेंकाओ ताकि यहाँ आ ना सके। एक घने जंगल में मुझे और आपको छोड़ दिया गया था। मैं पागलों की तरह आपको जीवित करने में लग गई थी।
मुझे कुछ नहीं सोच रहा था, फिर मैं महादेव की आवाहन की और वो मेरी सुन लिए और मुझे दर्शन दिए महादेव जी। मैं तुम्हारी समस्या हरने के लिए ही यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ नागपुत्री। मैं यह नाग को जिंदा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यह नाग को नवजात शिशु में परिवर्तित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक गाय की कोख से जन्म लेना होगा। महादेव जैसे जैसे बोलते गए मैं वैसे वैसे करती गई और वह बोले थे कि आपको याद दिलाने से सब कुछ याद आ जाएगा बड़ा होने पर। जब महादेव आप में कृपा करते हैं तो आप नवजात शिशु बन जाते हैं। आपको मैं मन भर के देख ही रही थी कि मैं एक आत्मा में परिवर्तित हो जाती हूँ। लगभग 20 साल भटकने के बाद एक रोमी नामक महिला की गाय मिलती है जिसके कोख में मैं बच्चा बनती हूँ। एक और नाभागन है जो नवजात शिशु कितने घने जंगल में छोड़ के चली गई भला। एक गांव की महिला वहाँ से गुजर रही थी तो आपको देखी और आपको उठाकर ले गई। अब कुछ मत बोलो अमृता, मुझे सब कुछ याद आ गया कि मुझे क्या हो रहा है। आखिरकार मैं नाग बन ही गया। इतना विलंब किस बात की अमृता, हमें शीघ्र ही जाना चाहिए अपना नागलोक। हमारे गांव में तहस नहस हो रहा होगा। अमृता की जैसे ही कहानी पूरी होती है राजेश ध्रुव बन जाता है और अपने गांव की ओर जाता है। तुम दोनों जीवित हो, यहाँ तक कैसे पहुँचे? पिताजी मेरी मदद कीजिए, ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे? मुझे माफ कर दो अमृता। तुम अपने मनी को निकाल के ही रखना अमृता, इसे मिलकर डसना होगा तभी ये मर पाएगी। इसमें बहुत जहर है। मेरी बेटी को मार दिया तुम दोनों ने। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को मार रहा था उसी समय तुम दोनों को मार देता तो आज मेरी बेटी मेरे पास जिंदा होती। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अमृता बहुत भावुक हो जाती है अपने माता पिता के बारे में सुनकर और भावुक होते हुए कनक के पिता के पास जाती है और उसे डस देती है। धीरे धीरे वह जहर असर करने लगता है कनक के पिता। अमृता, यहाँ का काम तो पूरा हो गया। अब मुझे भैया भाभी के गांव जाना होगा क्योंकि मुझे पुराने हिसाब जो छुट्टा करना है। चलो मेरे साथ। तो दोस्तों कहानी समाप्त नहीं हुई है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना।